हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज ज्योग्राफी की फ्यू मिनट सीरीज में हम पढ़ेंगे माउंट एटना के बारे में। रिसेंटली माउंट एटना का इरप्शन जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक से एसोसिएटेड जो भी पॉइंटर्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन पे फोकस करें। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि माउंट एटना जो है इटली में इरप्ट हुआ है, तो इटली की पोजीशन पता होनी चाहिए। इटली में भी अगर हम क्लोजर लुक लें तो इटली में जो ये रीजन है इसको आप कहते हो सिसिली। सिसिली में जो है बेसिकली माउंट एटना का इरप्शन जो है हुआ है। सिसिली में भी सबसे पहली चीज आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए माउंट एटना की। Now, why am I talking about the position is कभी कभी आपको चीजें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अरेंज करने के लिए आ जाती हैं, तो आपको मैप में जो है इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही बेसिक था। अब अपने पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि क्या एटना जो वोल्केनो है, जैसे आप माउंट एटना कह रहे हो, ये इकलौता वोल्केनो है इटली में? बिल्कुल भी नहीं। 3 वोल्केनोज है इटली में जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली एंड वेसुवियस। राइट, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली एंड वेसुवियस। तो तीनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे इनकी कंट्रीज जो है पूछी जाती हैं। ऑल्सो कोशिश कीजिए कि आप इनको सीक्वेंस में याद करें, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली एंड एटना। वाई? कभी कभी जैसा मैं कह रही थी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप भी अरेंज करने को चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों वोल्केनोज का बेसिक पता होना चाहिए, इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इज द वाटर बॉडीज अराउंड इट, जो कि कैटेगोरिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहां पे आप कोशिश कीजिए कि आपको तीनों वाटर बॉडीज पता हो। अगर आप देखें इटली के आसपास, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी एंड टिरेनियन सी। तो ये जो तीनों वाटर बॉडीज हैं, इन पे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इनकी पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको मैं कैटेगोरिकली ये मैप दिखा रही हूं। तो अगर आपसे पूछा जाता है अबाउट द अदर वोल्केनोस, अब आपको उनके भी नाम पता है। सेकेंडली, अगर आप इनकी पोजीशन के लिए इनकी वाटर बॉडीज भी देखना चाहें, वो 3 वाटर बॉडीज भी आपको पता है। अब यहां पे ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हमें मदद करेंगी बेसिक समझने में। बेसिक क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए आप। सिसिली, सिसिली के बाद टिरेनियन सी है, और टिरेनियन सी के बाद 2 रीजन्स हैं जिन्हें कॉर्सिका एंड सार्डिनिया कहते हैं। सो बेसिकली ये जो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये इसका रीजन क्या है? सो बेसिकली हम बहुत ही बेसिक चीज समझेंगे। कहा जाता था, अगर आप जियोलॉजिस्ट की बात माने, कि सिसिली, कॉर्सिका, सार्डिनिया पहले अलग अलग नहीं थे, ये तीनों एक साथ थे। तो अगर हम बेसिकली माउंट जो है एटना की बात करें, तो ये कहीं यहां पर है। सो बेसिकली ये है कन्वर्जिंग जोन में। किन किन प्लेट्स के कन्वर्जिंग जोन में? यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जिंग जोन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कन्वर्जिंग जोन। तो इस कन्वर्जिंग जोन में पहले आपका सिसिली, टिरेनियन सी, कॉर्सिका, सार्डिनिया ये अलग अलग नहीं थे, ये उसी प्लेट का हिस्सा थे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, जो टिरेनियन प्लेट है आपकी, ये जो है आपकी मेन प्लेट से अलग हो गई। तो आप कंडीशन इमेजिन करो, एक पूरी प्लेट है, इससे कोई पार्ट अलग हो जाए तो बीच में क्या होगा? गैप आ जाएगा। दैट गैप इज फ्रॉम वेयर आपका जो है माउंट एटना के लिए जो है लावा इरप्ट हो रहा है। तो बहुत ही बेसिक पॉइंटर है यहां पे। एक्चुअली ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इससे एक चंक ऑफ टिरेनियन प्लेट ब्रोक ऑफ, अलग हो गया। सो वंस ये पार्ट अलग हो गया तो एक बेसिक ओपनिंग बन गई वहां पे, जहां से मैग्मा जो है आज बाहर आता है। और मैग्मा एग्जैक्टली जिस रीजन से बाहर आता है, वो किसका रीजन है? वो अफ्रीकन प्लेट का रीजन है। अगर ये चीज नहीं हुई होती तो आज ये पूरा रीजन जो है इस प्लेट का पार्ट होता। कॉर्सिका और सार्डिनिया जो है सिसिली से अलग नहीं होता। तो ये एक थ्योरी है जो कि मानी जाती है जब भी हम माउंट एटना की बात करते हैं। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, माउंट एटना को कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रैटो वोल्केनो कहते हैं।
स्ट्रैटोवोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे वोल्केनिक मटेरियल जो है लेयर्स में पाया जाता है। अगर आप देखो डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे। अब लेयर्स में क्यों पाया जाता है, बेसिकली जिन भी रीजन्स में मैग्मा बहुत ज्यादा विस्कस होता है, मैग्मा बहुत ज्यादा जो है गाढ़ा होता है, उन रीजन्स में क्योंकि विस्कस है, हेवियर है, तो बाहर आने में लगता है समय। अगर यही जो मैग्मा या लावा है ये विस्कस ना हो, फ्लूइड बहुत ज्यादा पतला हो, तो इजीली बाहर आ जाएगा। बट बिकॉज ये उन रीजन्स में होता है जहां पे मैग्मा जो है विस्कस है, तो ये बहुत धीरे धीरे बाहर आता है। और ऐसे समय पे जहां जहां इनको ओपनिंग्स मिलती हैं, उन ओपनिंग से ये लावा जो है बाहर आने लगता है। एंड इवेंचुअली इन ओपनिंग से जो भी लावा बाहर आता है, इनिशियली तो ऑब्वियसली गर्म है, राइट, जब ये लावा बाहर आके ओवर द टाइम ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लेयर्स की फॉर्मेट में चीजें मिलती हैं। इसलिए कंपोजिट वोल्केनो और स्ट्रैटोवोल्केनो में आप देखोगे हमेशा लेयर्स का मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर इन जो है मैग्मा या लावा के रीजन्स में गलती से वाटर चला जाए, तो दे बिकम वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। बट अगेन आपको बहुत बेसिक पॉइंटर याद रखना है कि ये जो वोल्केनो है, आइदर इसके लिए कंपोजिट वोल्केनो एग्जाम में शब्द यूज होगा या फिर स्ट्रैटोवोल्केनो शब्द जो है यूज होगा। और आपका बेसिक पॉइंटर क्या होना चाहिए, इट शुड बी अबाउट द लेयर्स। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, इनका इंपैक्ट क्या होता है। देखो इंपैक्ट ना बहुत सिंपल है। जो वोल्केनिक इरप्शन से लावा आ रहा है, ऐश आ रहा है, जो भी अर्थ के अंदर से सामान आ रहा है, वो बेसिकली है क्या, डिफरेंट मिनरल्स ही तो है। अर्थ के अंदर जब हम कहते हैं कि निकल है, आयरन है, ये सब भी तो डिफरेंट चीजें ही हैं। सो बेसिकली जो लावा ऐश बाहर आ रहा है, जब इवेंचुअली ये ठंडा हो जाता है, वहां की सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये मिनरल्स जो है एक्ट करते हैं एज न्यूट्रिएंट्स फॉर दी सॉइल। और यही न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है, ये बहुत ही फर्टाइल हो जाती है फॉर सर्टन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, फॉर सर्टन प्लांटेशंस। तो सबसे अगर आप डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ जो है वोल्केनोस की बात करेंगे, हम यूजुअली पढ़ते हैं कि वोल्केनो आ गया, गैसेस होंगी, पोल्यूशन होगा, लेकिन हम ये पॉइंटर्स भूल जाते हैं। तो दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाते हैं। तो आप देखोगे जब गैसेस इरप्ट होंगी, पोल्यूशन होगा, तो आपकी सारी विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हेजी हो जाती है। ऑल्सो इन वोल्केनो से जो भी हीट होती है या जो भी हीटेड पार्ट होता है, जो भी वोल्केनो के पास होता है, उस हीट को आप यूज कर सकते हो टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी एज वेल। आपने जियोथर्मल प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि जो जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं जहां अर्थ के नीचे से जो है एनर्जी सोर्सेज मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी सोर्स है वो हीट सोर्सेज की बात करता है। तो ऐसे हीट को कहीं ना कहीं यूज करके आप प्लान कर सकते हैं कि आप जियोथर्मल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करें। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो भी चीजें हमने इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ी कि अर्थ के अंदर से तो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बाहर आ रहे हैं, यही मिनरल रिसोर्सेस कभी कभी इंपॉर्टेंट ओर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो सकते हैं जो हो सकता है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो वोल्केनिक ऐश है, मैं आपको वोल्केनिक ऐश दिखाना चाहती हूँ। ये तो एक छोटा व्यू है, बट वोल्केनिक ऐश बहुत किलोमीटर्स तक जो है फैली होती है। अब वोल्केनिक ऐश से क्या होता है, बेसिकली इतनी ज्यादा डेंस हो जाती है, इतने रीजन में फैल जाती है कि एक्चुअली ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो भी सोलर रेडिएशन आ रही थी उसको आगे जाने की जगह नहीं मिलती और सोलर रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हीट नीचे तक आएगी ही नहीं तो नीचे वाले रीजन्स हीटेड होंगे ही नहीं। तो आसपास के जो रीजन्स होते हैं कुछ समय के लिए वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन्हीं इंपैक्ट ऑफ वोल्केनोज में जो आखिरी पॉइंट है वो है वोल्केनिक लाइटनिंग। अगर आपने हाल फिलहाल में कल की न्यूज देखी है तो आपने देखा होगा कि जो माउंट एटना है वहां पे वोल्केनिक जो लाइटनिंग का इशू भी, थंडरस्टॉर्म्स का इशू भी देखा जा रहा है। तो दो रीजंस होते हैं वोल्केनिक लाइटनिंग के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्यों बनती है वोल्केनिक लाइटनिंग? देखो वोल्केनिक लाइटनिंग जो है दो जगह बनती है, या तो
कुछ रादर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पहले, कुछ इस तरह की इमेजेस होती हैं। तो दो जगह बन सकती हैं, या तो बिल्कुल ही जहाँ पे वोल्केनो आ रहा है क्लोज टू द ग्राउंड, जो ऐश क्लाउड्स होते हैं उनके पास बन सकती है लाइटनिंग, या फिर हायर अप इन द एटमॉस्फेयर जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर पे, जहाँ ये जो वोल्केनिक प्लूम या वोल्केनिक स्मोक जब ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाके भी जो है लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म्स आ सकते हैं। अब क्यों आते हैं? पहला रीजन जो माना जाता है वो ये है कि जब आपके अर्थ में से, जब लेट्स से डिफरेंट मिनरल्स आ रहे हैं, रॉक्स आ रहे हैं, सामान आ रहा है, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इवेंचुअली थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग को जन्म देता है। एंड दूसरी चीज जो मानी जाती है, सो बेसिकली जब मैंने आपको स्ट्रैटो वोल्केनो भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो लावा है, मैग्मा है, जब इनमें वाटर चला जाता है, वाटर कंटेंट घुसता है, तो दे बिकम वेरी एक्सप्लोसिव। समथिंग सिमिलर हैपेंस विद जो वोल्केनिक स्मोक या वोल्केनिक जो प्लूम है, ये ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाते जाते क्या होगा, जो इन वोल्केनो से वाटर वेपर आ रहा था, जब वो वाटर वेपर चाहे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, व्हाई एम आई सेइंग क्रिस्टलाइज्ड, बिकॉज जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो दे बिकम इन अ फॉर्मेट ऑफ क्रिस्टल। सो आइदर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्मेट में और नॉर्मल फॉर्मेट में, यदि ये वोल्केनिक प्लूम या स्मोक के साथ टकराते हैं, दे बिकम वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, जिसकी वजह से भी वहां पे जो है लाइटनिंग का मैकेनिज्म देखा गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट पॉइंटर्स होंगे कि वोल्केनिक इरप्शन के जो है इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है लाइटनिंग लिखा हो सकता है मिनरलोस के बारे में लिखा हो सकता है कि दे एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल लिखा हो। तो बहुत ही बेसिक पॉइंटर्स होंगे, बहुत ही बेसिक लॉजिकल पॉइंटर्स होंगे, आपने बस उनको आइडेंटिफाई करना है और आपने सही आंसर मार्क करना है। तो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हमने, सारे के सारे पॉइंटर्स के बारे में अब आपको पता है और आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बिफोर आई लीव, आपको हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज के बारे में पता है, आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, ज्योग्राफी की फ्यू मिनट सीरीज में इतना ही था। अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे बताइए, हम उन टॉपिक्स पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।